पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज मुंतखब होने के बाद 1 घंटे से ज्यादा तवील तकरीर की। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद उन्होंने तकरीर की। तकरीर करना एक रिवायत रही है, मगर मरियम नवाज ने तकरीर में बहुत बुलंद बाग दावे भी किए। मरियम नवाज का कहना था कि उनका मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, कारकर्दगी के साथ है। पंजाब को इकनॉमिक हब बनाएंगे। कल से नहीं, आज से ही मंशूर पर अमल दरामद शुरू होगा। मरियम नवाज ने निगहबान के नाम से रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का ऐलान किया, जिसके तहत सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला की हेल्पलाइन अवाम के लिए और हर तबके के लिए खुली होगी। बहुत जल्द हाउसिंग मंसूबे का आगाज किया जाएगा। अपनी छत अपना घर मंसूबा 1 लाख घरों से शुरू किया जाएगा। अवाम को बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक पॉलिसी पर भी काम जारी है। पहले फेज में पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों का निसाब बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। पंजाब के हर जिले में कम से कम 1 दानिश स्कूल कायम किया जाएगा। सरकारी स्कूल की तालीम का मयार भी वही होगा जो प्राइवेट स्कूल का होता है। पूरे पंजाब में मुकम्मल स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। 5 साल बाद हर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो। सरकारी अस्पतालों की तमाम इमरजेंसी में आज से ही मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। 1122 मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेगी। हर वर्क प्लेस पर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। कोई शक नहीं, मरियम नवाज ने नेक नीयत के साथ पंजाब के बारे में इतने बड़े वादे किए, दावे किए हैं। ताहम यहाँ ये बात याद रखने की है कि पंजाब में मरियम नवाज के वालिद ने 5 साल और उनके चचा ने 12 साल हुक्मरानी की है। शहबाज शरीफ को तो 2 मरतबा 1997 से 99 और फिर 2013 से 17 तक इन हालात में भी पंजाब का वजीर आला बनने का मौका मिला जब उनके भाई वजीर आजम थे। इसके बावजूद पंजाब में पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और बल्दियात के मसाइल हल ना हो पाए। अब मरियम नवाज को भी इन हालात में पंजाब की वजारत आला मिली है जब उनके चचा वजीर आजम होंगे। ऐसे में सवाल यही होगा कि क्या मरियम नवाज पंजाब को बुनियादी मसाइल से नहीं तो कम अज कम इस तरह की हुक्मरानी ही देने के काबिल हो जाएंगी जिसका उन्होंने आज वादा किया है। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ज़ैगम खान। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। बड़ा सूबा, बड़े दावे, बड़ी जिम्मेदारी। क्या मरियम नवाज वो सब कर पाएंगी जो 5 साल में उनके वालिद और 12 साल में उनके चचा ना कर पाए? हसन निसार साहब। आशा, पहली बात, गवर्नेंस दुनिया का सबसे बड़ा फन और सबसे बड़ा हुनर है। यानी ये आर्ट भी है और स्किल भी है। ये उसका कॉम्बिनेशन, ये वाहिद चीज़ है जिसमें फन और हुनर इकट्ठे होते हैं। एक बात। दूसरी, जिन्होंने कुछ करना होता है वो नॉर्मली दावे नहीं किया करते, और अगर दावे करते हैं तो उनके नीचे मजबूत बुनियादें होती हैं। मतलब इन लोगों का जो फिक्री लेवल है वो ये है कि दानिश स्कूल। अब पता नहीं, स्कूलों में दानिश नहीं, तालीम मिलती है। दानिश्वर तो इस मुल्क में हमने, मेरा ख्याल है, कोई नाम लो बड़ा, एल्बर्ट टॉफलर ही नहीं पैदा किया आपने, तो कोई बड़े दानिश्वर का बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया, दानिश स्कूल। वो पता नहीं केड़े कार, वो अजीब जय। खैर, अच्छा, एयर एम्बुलेंस पहले ज़मीन पे रेंगते हुए बेबस लावारिस ठुड्डे खाते हुए, मतलब 4 पेशेंट्स पड़े एक बेड पे। पहले उनका सोच लो। मतलब अचीवेबल टारगेट ज़िंदगी में, ये याद रखना है, ये मैनेजमेंट का बुनियादी उसूल है कि आप अपनी टीम को या खुद को हदफ देते हो, आदाफ देते हो जो अचीवेबल होते हैं फेज़ 1 में। फिर अगली जैसे जैसे, खैर है नहीं, वो छोड़ो। अच्छा, सवाल आपका सादा है तो मेरा जवाब भी सादा तरीन है कि मरियम क्या, ये तो किसी के भी बस की बात नहीं। अब वजह सुन लो। हमारे मसाइल ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 अशरे में जो हाल है मुल्क का, वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल 2 चीज़ें मांगता है: बेपनाह पेशेंस, सब्र, बेपनाह विजन और लंबा वक्त। जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास। अच्छा, जबकि सूरत हाल क्या है? अवाम भी बेसब्र है, इंतज़ामिया करप्ट, नाअहल,
डिलीवर करने के काबिल नहीं, और नाम नेहाद जो नुमाइंदे पूरी की पूरी कौम मुझ समेत शॉर्टकट की तलाश में। ये जो सड़कों पे जो होता है एक खास तरह की बदकारी कहता हूं मैं इसे। ये क्या है? एवरीबडी इज इन अ हरी। अगे जाके जड़ा तोड़ फोड़ करके जा रहा होंगे, अगे जाके देखो छलियां खा रहा होंगे बेगैरत। अच्छा, हमारे नुमाइंदे क्या करते हैं? ये शॉर्टकट, कॉस्मेटिक तब्दीलियां और सतही मकबूलियत, ये इनके 3 टारगेट्स होते हैं। पैसे की बात छोड़ दें, वो तो पता ही है। अच्छा, ऊपर से इस मुल्क में अबसार आलम साहब का और मेरा मुश्तरका प्यारा लाडला कड़मास। अच्छा, अचीवेबल टारगेट्स का इनको शऊर नहीं है। एक काम करते हैं, हम 4 एवरेज किस्म के लोग, मैं खुद को एवरेज, बाकी थोड़े बिलो अबव एवरेज, मैं थोड़ा बिलो एवरेज, 3 से 6 महीने के अंदर अचीवेबल टारगेट है। मुझे दो, बगैर किसी तनख्वाह के मैं करवा दूंगा। मुझे लाहौर शहर की ट्रैफिक में डिसिप्लिन दे दो, खत्म। मैं सारे बुलंद बांग दावे मान लूंगा। ये तो एक बुनियादी, आपको पता है, ट्रैफिक का शऊर पैदा करना, डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, ये कौमों का कैरेक्टर तब्दील करता है। तो आप कह रहे हैं कि डंडे से ठीक करें सबको? मामूली बात है। मुझे ये फरमाइएगा कि आप उनकी गुफ्तगू में विजन नजर आया है? नो, दावे आपने तो खुद कहा, बुलंद बांग दावे। सादा बात है, मुझे प्लीज लेट मी रिपीट, ये ट्रैफिक जिसे हम रौला ही समझते हैं, रौला नहीं है, ठीक, ये तरबियत है। बिल्कुल सही। ये जो ये गुंडागर्दी और लॉलेसनेस जो ट्रैफिक के नाम पे होती है, याद रखो, अगर इसको डिसिप्लिन कर लोगे, लोगों के रवैये अपने ऑफिस में, अपने घरों में बदल जाएंगे। ठीक, किताबें 4 दियां पढ़ लो। हाँ, किताब नहीं होना, पढ़ लो किताबें। वैसे ही मेरा ख्याल से अब तो तलाश करना पड़ेंगी जो हालात। और पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में किसी शख्स पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात नए नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया, जब एक खातून को इचरा बाजार में दौरान शॉपिंग उनके लिबास के डिज़ाइन की वजह से मुश्तइल हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का निशाना बनाया गया। हुजूम ने इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के लिबास के प्रिंट पर कुरानी आयात लिखी गई हैं, जिसके बाद इचरा बाजार में लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठा होना शुरू हो गई और मुश्तइल हुजूम ने खातून और उनके शौहर को हरासा करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल में पंजाब पुलिस की खातून पुलिस ऑफिसर ASP गुलबर्ग शहरबानों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ने सूरत हाल को न सिर्फ बिगड़ने से बचाया, बल्कि खातून को भी मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकालना मुमकिन बनाया। बाद-अज़ां ये तस्दीक की गई कि खातून की कमीज पर मौजूद प्रिंट पर कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई थी, बल्कि अरबी जबान के हुरूफ दर्ज थे। सच शुक्र कि उस खातून की जान भी बच गई, जिसमें अहम किरदार एक दूसरी खातून यानी कि ASP शहरबानों ने अदा किया। मगर बहस तलब बात यह है कि हम बहसियत कौम और मुआशरा आखिर किस नहज पर पहुंच चुके हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? अमन का दर्स देने वाले दीन के फॉलोअर्स आखिर इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा क्यों करते हैं कि बगैर किसी अखलाकी, कानूनी और मजहबी जवाज के किसी दूसरे पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं? इससे कबल ऐसा ही हमने देखा था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान के साथ, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार के साथ वाकया पेश आया और कई दीगर लोगों की भी ऐसे वाकयात जान ले चुके हैं। बल्कि गुज़िश्ता बरस ही जड़ावाला में भी एक इल्ज़ाम की आड़ में कई चर्च और घर जला दिए गए थे। पैदर पे ऐसे वाकयात से ये भी सवाल उठता है कि क्या रियासत इतनी ही बेबस है कि वो इस मॉब लिंचिंग को रोक नहीं पा रही, लोगों को सिखा नहीं पा रही कि किस तरह रिएक्ट करना है? रियासती इदारों और स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इस मामले को रफा दफा करने के बजाय मुकम्मल तहकीकात करें, जिम्मेदारों को सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात से बचा जा सके, बल्कि सड़कों पर होने वाले फैसलों से बचा जा सके। पैनल के सामने सवाल रखेंगे, इचरा वाकया, अदम बर्दाश्त, पुरतशद्दुद रवैये, मुश्तइल हुजूम, फैसला साज, माशरे को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि ये एक मुकम्मल साइंस है। पुरतशद्दुद रवैये बहुत सी मकरू बातों के इख्तलात से जन्म लेते हैं और 1 in a million कोई बंदा होता है जो पैदाइशी तौर पे मुतशद्दद होता है मिजाज का, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने लोग थे, ये कौन लोग हैं? हम सब, मैं सर फहरिस्त,
कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना कोई ढंग का इंसानी काम है यहाँ? और ये मामे बने हुए थे। अच्छा, ये नीम पागल, नीम एबनॉर्मल, अपने ज़ाती किरदार और अमाल से बेनियाज। अच्छा देखो बात सुनो, मैं अजीब बात है, ये सिकनेस है और ये पूरी कौम का हाल यही है। आगरा में एक बार मैंने देखा शाहजहां का काले पत्थर संगे मरमर का बहुत खूबसूरत तख्त, तख्त पोश ऐसे हमारे घरों में खवातीन नहीं एक ज़माने में उसमें नमाज पढ़ा करती थी, उसके साइडों पे आयात लिखी थी। मुसलमान हुक्मरानों के कईयों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मसनद पे बैठते थे तो वो अपर हाफ पे कुरानी आयात, ताकि खौफ, एक सहम, एक साइकोलॉजिकल अपने आप को ट्रीटमेंट। अच्छा, अब मुझे जब ये अतर ने, मेरे रिसर्चर हैं हमारे उसके ब्लैक एंड वाइट के, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो आयात नहीं है जी। उनमें से एक लफ्ज़ हलवा मुझे याद रह गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा चूंकि अरबिक कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत, आप कुछ भी लिख दें अरबी में, आम अल्फाज लिख दें, उसकी कैलीग्राफी इतनी फैसिनेटिंग होती है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये बुनियादी तौर पे जहालत है, और जहालत के सरचश्मे कौन है? जब मैं कहता हूं ना कि इस मुल्क में कोई बहुत ताकतवर आदमी चाहिए, बहुत ताकतवर, डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े, तो इसमें आपने इतराज एक तंजिया सा किया था आयशा, आपके परदादा जी ने ईजाद किया होगा या उनके परदादा ने। हम ऐसे ही हैं, ये इंडियन इस्लाम है। अभी कोई रिसेंटली को सऊदी अरेबिया में बात कहीं इस्तांबुल में अभी कोई एक ढंग की बात हुई है, बहुत आला बात हुई है, उस पर चुट कर रहे हो, तुम ठेकेदार हो। ठीक, ये जामे अल-अज़हर के सरबराह ने कहा था कि इनका इंडियन इस्लाम है। सो ये उसकी पैदावार है। पागल खुद वहां को बंदा कह रहा था मैं गोली मार दूंगा इसको फलाना, और तू पागल है, तुझे समझ नहीं आ रही कि वो आयात है ही नहीं। ठीक हो गया। मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दे गया, मैंने अतर को कहा, मैंने कहा ये तो आयात तो नहीं है, वो दूजी पासे होता, मैंने नहीं पता, जितना वो नजर आया। बहरहाल कुछ नहीं, जहालत, पागलपन।